हेलो एवरीवन, लास्ट क्लासेस में हमने पॉइंटिंग थ्योरम के बारे में पढ़ा था। पॉइंटिंग थ्योरम हमारी एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे बेस्ड थी और उसमें हमने देखा था कि जो पॉइंटिंग वेक्टर था एस, वो हमारा क्या था, ई क्रॉस एच। आज हम फ्री स्पेस के लिए पॉइंटिंग वेक्टर और एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पॉइंटिंग वेक्टर जो हमारा एस था वो क्या था, ई क्रॉस एच। और जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रांसवर्स नेचर पढ़ा था, विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति, तब उसमें हमने एक फॉर्मूला निकाला था, के क्रॉस ई इज इक्वल टू म्यू नॉट ओमेगा एच। यहां से हम एच की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 म्यू नॉट ओमेगा के क्रॉस ई। ये जो वैल्यू है हमारे पास, जो एच की वैल्यू आई है, उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं यहाँ पे। तो जब एस जो हमारा हो जाएगा 1 म्यू नॉट ओमेगा ई क्रॉस के क्रॉस ई। अब वापस हम यहाँ पर के की वैल्यू रख देते हैं, तो के हमारा क्या होता है, वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा। अगर इसको न्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा अपॉन सी एन कैप। अब यहाँ से जो के की वैल्यू आई है वो इस इक्वेशन में पुट कर देते, तो एस की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 1 म्यू ओमेगा ई क्रॉस के की वैल्यू ओमेगा अपॉन सी एन कैप क्रॉस ई। यहाँ से 1 म्यू नॉट ओमेगा और ओमेगा अपॉन सी, और यहाँ पे हो जाएगा ई क्रॉस एन क्रॉस ई। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो 1 म्यू नॉट सी। और जब इसको खोलेंगे हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जब इस वेक्टर आइडेंटिटी से हम इसको यहाँ पर वेक्टर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा ई डॉट ई एन कैप माइनस ई डॉट एन ई। अब यहाँ पर ई डॉट जो एन कैप है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ई डॉट एन कैप की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0, क्योंकि जो हमारे जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो एन कैप है वो वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन को शो करता है। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ई एच और एन कैप ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि देखो ई एन कॉस थीटा अगर 90 होगा यहाँ पे, तो इस कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ई डॉट एन कैप हमारा आ जाएगा 0। तो यहाँ से जो एस की वैल्यू निकलेगी वो होगी म्यू नॉट सी ई वेक्टर का स्क्वायर ई वेक्टर का स्क्वायर और एन कैप। अब यहाँ पे जो 1 म्यू नॉट सी है, तो ये जो म्यू नॉट सी है वो किसके इक्वल होता है, वेव इम्पीडेंस, तरंग प्रतिबाधा जो जेड थी हमारी उसके इक्वल होता है। तो यहाँ से 1/Z0 ई वेक्टर का स्क्वायर और यहाँ पे एन कैप हमारे यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है कि जो वेव किस डायरेक्शन में हमारी प्रोपोगेट कर रही है। यहाँ पे जो Z0 था उसको हम ई अपॉन एच का मोड भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हो जाता है म्यू नॉट सी। या फिर यहाँ पर अगर सी की वैल्यू रखते तो इसकी वैल्यू क्या होती है, रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा वेव इम्पीडेंस था जो हमने कैलकुलेट कर रखा है पहले। अब यहाँ से हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू आई। अब यहाँ पर इसकी हम एवरेज वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो Z0 की जो वैल्यू है वो फ्री स्पेस के लिए है। Z0 जो है यहाँ पे ये फ्री स्पेस के लिए। अब हम इस पॉइंटिंग वेक्टर की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे।
एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा 1/z0, यहाँ पे हो जाएगा ई वेक्टर का स्क्वायर का एवरेज और यहाँ पे एन कैप। तो यहाँ से एस एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा 1/z0 एवरेज और यहाँ पे E0 e⁻ k.r माइनस ओमेगा टी इसका स्क्वायर डॉट एन कैप। और यहाँ पे जो हम वैल्यू लेंगे वो सिर्फ रियल वैल्यू लेंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास जो ई वेक्टर था उसका हमने फॉर्मूला देखा था कि जिसका सॉल्यूशन होता है वो क्या था, E0 e⁻ k.r माइनस ओमेगा टी। ये हमने पहले देखा था कि इसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है। तो यहाँ से मैंने ये वैल्यू पुट करी है। अब इसके आगे जो ई की पावर, जैसे कि e⁻ थीटा है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये जो वैल्यू होती है हमारी इमेजनरी होती है और ये रियल वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हम सिर्फ इसकी जो ई वेक्टर है उसकी हम सिर्फ रियल वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा एस वेक्टर का एवरेज इज इक्वल टू 1/z0 एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर, यहाँ पर थीटा क्या है, ओमेगा टी माइनस k.r माइनस ओमेगा टी का एवरेज और यहाँ पे हो जाएगा एन कैप, इसका स्क्वायर हो गया। जो कॉस स्क्वायर थीटा की जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है हाफ। तो यहाँ से हम 1/z0 और जो इसकी वैल्यू रखेंगे तो वो हो जाएगी हाफ। सॉरी, यहाँ पे E0 भी तो साथ में है, ये तो e⁻ थीटा का होता है, E0 भी है साथ में, तो E0 का स्क्वायर भी है यहाँ पे, नेट का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा E0 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू हो गई हाफ और डॉट में एन कैप चल रहा है साथ में। इसको अगर हम सही से लिखे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2z0 E0 का स्क्वायर एन कैप। ये हो गई एस एवरेज की वैल्यू, पॉइंटिंग वेक्टर का एवरेज वैल्यू आ गई यहाँ पे। और ये सिर्फ यहाँ पर डायरेक्शन के लिए, ठीक है, कि जो वेव है वो हमारी जो पॉइंटिंग वेक्टर होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो वेव के प्रोपोगेशन की जो डायरेक्शन होगी उसी में ही होगी। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है कि जो पर यूनिट वॉल्यूम में हमारी कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो टोटल जो एनर्जी होगी वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी है प्लस जो मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी है उन दोनों का एडिशन होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है U, जो कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टोटल एनर्जी है, ये U है। और UE हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी होगी और UM हमारी मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी होगी। अब UE की जो वैल्यू थी हमारे पास वो क्या थी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। और ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और मैग्नेटिक के लिए क्या थी, UM इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट H का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इन दोनों को, ये जो इक्वेशन नंबर दे दो हम फर्स्ट और इसको दे देते हैं सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड। तो हमारे पास क्या वैल्यू है कि UE/UM इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर अपॉन 1/2 म्यू नॉट H का स्क्वायर। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे UE/UM क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट और यहाँ पे E/H वेक्टर का स्क्वायर। E/H हमारा क्या होता है, वेव इम्पिडेंस। E/H का जो स्क्वायर, E/H जो होता है वो होता है हमारा वेव इम्पिडेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z स्क्वायर
एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, यहाँ पे हो जाएगा जेड नॉट का स्क्वायर। अब हमारे पास जेड नॉट की जो वैल्यू होती है वो म्यू नॉट सी के इक्वल भी होती है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है। तो पहले हम यहाँ पर जो जेड की जो वैल्यू है वो यहाँ से पुट कर देते हैं, तो यू ई अपॉन यू एम इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, और यहाँ पर जेड नॉट की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट का स्क्वायर और सी स्क्वायर। यहाँ से एक म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट सी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर की वैल्यू जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो वहां पर हमने सी की वैल्यू निकाली थी। तो सी की वैल्यू आई थी 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पे। तो बस यहाँ पे हम सी की वैल्यू रख देंगे, तो एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट और 1 ये हो गया, तो एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट आ जाएगा, तो ये कट के 1 हो जाएगा, तो म्यू ई हमारा यू ई इज इक्वल टू यू एम आ जाएगा। अब ये जो यू ई इज इक्वल टू यू एम आया है, इसको हम यहाँ पर यू इज इक्वल टू जो टोटल जो एनर्जी थी यू ई प्लस यू एम यहाँ पे रखेंगे, तो यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 UE। अब हम ये हमारे आ गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करें, तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हम यहाँ पर यू ई की वैल्यू रख देते हैं। यू ई की वैल्यू क्या है 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे यू ई की वैल्यू रखने पर हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी 2 × 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ई इसका स्क्वायर रखा, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे यू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। अब हमें क्या इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, यू एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा एवरेज एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा यहाँ पे u की वैल्यू। अब यहाँ पर वापस वही कि यहाँ पर हमें रियल वैल्यू लेनी है इसकी, तो u एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एवरेज ई नॉट का स्क्वायर है, यहाँ पे वापस कॉस स्क्वायर k.r माइनस ओमेगा टी और वापस यहाँ पे एवरेज, तो u एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट वापस कॉस स्क्वायर k.r माइनस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या होती है हाफ, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ। ये हमारे पास आई यू एवरेज की वैल्यू। इसको हम दे देते इक्वेशन नंबर, इसको क्या दिया, इसको दे देते इक्वेशन नंबर, जैसे कि कोई पहले ए दिया रख, इसको ए दे दे इक्वेशन नंबर और इसको दे देते हम बी। अब हम इक्वेशन ए डिवाइडेड बाय इक्वेशन अगर बी करें तो हमारे पास क्या आएगा, एस एवरेज अपॉन यू एवरेज इज इक्वल टू एस एवरेज क्या वैल्यू थी हमारे पास, ई नॉट का स्क्वायर डॉट एन कैप और 2 जेड नॉट था, और हमारे पास अभी ई नॉट की क्या वैल्यू आई है, सॉरी यू की क्या वैल्यू आई है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट का स्क्वायर। ई नॉट से ई नॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा एस एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा एन कैप अपॉन जेड नॉट एप्सिलॉन नॉट। वापस यहाँ पे हम इसकी वैल्यू जेड नॉट की वैल्यू पुट कर दें, तो जेड नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी
एन कैप, यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और डॉट में एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और अभी हमने देखा था कि सी की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 1/रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। बस यहाँ पे जो एस एवरेज, यहाँ पे हमारे यू एवरेज भी अपॉन में एस एवरेज अपॉन यू एवरेज की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सी एन कैप। देखो ये जो एस एवरेज है हमारे पास वो क्या बताता है, हमें एनर्जी फ्लक्स को बताता है। हमने जब पॉइंटिंग थ्योरम की थी तो हमने क्या देखा था कि जो एस एवरेज था, जो पॉइंटिंग वेक्टर था, वो किसी जो सरफेस है उसमें से कितनी जो फ्लक्स लाइन पास हो रही है वही होता था हमारा पॉइंटिंग वेक्टर। तो ये तो हमारा बता रहा है एनर्जी फ्लक्स को, और ये क्या है एनर्जी डेंसिटी। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ जो एनर्जी एसोसिएट होती है वो लाइट की वेलोसिटी से प्रोपोगेट करती है। जो ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ जो ऊर्जा संबद्ध होती है वो प्रकाश के वेग से गति करती है। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव्स इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम, अचालक माध्यम में हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगें। अब देखो अचालक माध्यम में हमें विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति निकालनी है, तो पहले तो हमें मैक्सवेल की चारों इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो मैक्सवेल की जो चारों इक्वेशन थी वो क्या थी, पहले तो हमारे पास थी डेल डॉट टी इज इक्वल टू रॉ, दूसरी थी हमारे पास डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, तीसरी थी हमारी डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, और चौथी थी हमारे पास डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी। जब हम नॉन कंडक्टिंग मीडियम की बात करते हैं तो नॉन कंडक्टिंग मीडियम के अंदर जो रॉ की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। रॉ हमारा क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारी क्या होती है, रॉ इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, पर यूनिट वॉल्यूम में हमारा कितना चार्ज प्रेजेंट है। तो ये जो नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए होगा वो 0 होगा। दूसरी बात, यहाँ पे जो जे होगा, जो करंट डेंसिटी है हमारी वो भी 0 होगी। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा ई। नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए सिग्मा जो कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पर जो जे की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 0। अब हमारी जो चारों इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, डेल डॉट डी इज इक्वल टू, पहले इक्वेशन ये बनेगी 0, दूसरी बनेगी हमारे पास डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, तीसरी हमारे पास बनेगी डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट डेल एच अपॉन डेल टी, क्योंकि बी हमारा क्या आता है म्यू नॉट एच। यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो यही मिलेगा हमारे पास। तीसरी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू माइनस नहीं डेल डी अपॉन डेल टी, यही बनेगी हमारे पास चारों इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम, जो थर्ड इक्वेशन जो हमने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ा था तो उसकी जो इक्वेशन निकाली थी उसमें हमने क्या किया था, इसका कर्ल लिया था। पहले इस इक्वेशन का कर्ल लेते हैं फिर इसका कर्ल लेते हैं, ये किया था हमने उसमें। तो हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 है उसका क्या कर लेते, कर्ल लेते। तो इक्वेशन कर्ल लेने पर तो यहाँ पे हो जाएगा डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू म्यू नॉट, यहाँ पर लिख देते हैं म्यू नॉट डेल एच अपॉन डेल टी। यहाँ पर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, म्यू नॉट बाहर ले लिया, डेल अपॉन डेल टी, और यहाँ पे बन जाएगा डेल क्रॉस एच। अब यहाँ पर डेल क्रॉस एच की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 से रख देंगे। तो डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट डेल अपॉन डेल टी, यहाँ पर हो जाएगा डेल डी अपॉन डेल टी।
अब यहाँ पर वापस वेक्टर आइडेंटिटी लगाएंगे हम, डेल क्रॉस ई, यानी कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी वाली वही। तो यहाँ पे बन जाएगा डेल डॉट ई माइनस डेल डॉट डेल, और यहाँ पे वापस ई, यही बनेगी ना। बी डॉट ए डॉट सी माइनस ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी, और यहाँ पर हो जाएगा सी, और इसको लिखेंगे म्यू नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा डेल स्क्वायर डी अपॉन डेल टी। अब वापस जो डी हमारा था इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसकी वैल्यू क्या थी, एप्सिलॉन नॉट ई। यहाँ पर हम नॉन कंडक्टिंग मीडियम की बात करें तो यहाँ पर हम जो ये म्यू नॉट है उसको म्यू ले लेते हैं। वैक्यूम के लिए म्यू नॉट होती है, तो यहाँ पर मीडियम ले रहे हैं नॉन कंडक्टिव, तो यहाँ पर ये म्यू नॉट नहीं रखे, सिर्फ म्यू रखते हैं यहाँ पर। और जब यहाँ पर एप्सिलॉन आएगा तो वो भी हम एप्सिलॉन ही रखते हैं, नॉट नहीं रखते। जो एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट है वो वैक्यूम के लिए हो जाएगा, तो इसको अलग अलग डिनोट करने का। यहाँ पर मीडियम ले रहे हैं तो मीडियम के लिए हम ये ले रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पर डेल डॉट ई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो यहाँ पे बनेगा माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल्स टू म्यू एप्सिलॉन, यहाँ पे हो जाएगा ई, यहाँ पर वैल्यू रखी डी की, और ये 0 कैसे होगा कि वही बात है हमारी, डेल डॉट डी हमारा क्या होता है 0, तो डेल डॉट एप्सिलॉन ई 0 के इक्वल होगा। एप्सिलॉन वैसे भी कांस्टेंट है, इसको हम इस साइड भेज दे तो वो हमारे पास वैल्यू बनेगी डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0, यही बनेगा। तो यहाँ से हमने डेल डॉट ई की जो वैल्यू है वो 0 रखी, तो ये जो टर्म हो गई हमारी 0 हो गई, और यहाँ पर ये माइनस और डेल स्क्वायर ई। अब इसको इस साइड लिख के चले जाते हैं, यहाँ पे हमारा माइनस चल रहा है ना साथ में, तभी गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे अब माइनस आएगा। एक तो इक्वेशन बन गई हमारी ये। दूसरी अगर जो इक्वेशन नंबर हमारी 4th थी, इसका हम कर लेके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी डेल स्क्वायर एच माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एज इट इज जब हम इक्वेशन नंबर 4th का कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यही बनेगी। ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। अब जो हमारी जो वेव की जो नॉर्मल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, डेल स्क्वायर साई माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो होती है हमारी वेव के लिए इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को इसको दे देते हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट सेकंड को अगर हम थर्ड से कंपेयर करें तो हमारे पास 1 अपॉन वी स्क्वायर की वैल्यू आती है म्यू एप्सिलॉन। यहाँ से अगर हम वी की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या बन जाएगी, 1 अपॉन रूट म्यू एप्सिलॉन। सी की वैल्यू होती है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर वी की वैल्यू आई है 1 अपॉन म्यू एप्सिलॉन। म्यू एप्सिलॉन किसी मीडियम के लिए परमिटिविटी और परमिबिलिटी हो गई, और यहाँ पर ये वैक्यूम के लिए होती है परमिटिविटी और परमिबिलिटी। यहाँ से अब हम देखो जो म्यू होता है, म्यू आर जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है वो म्यू अपॉन म्यू नॉट के इक्वल होती है। ऐसे कैसे, अगर रिलेटिव परमिटिविटी की बात करें तो एप्सिलॉन आर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी वी हमारे पास क्या है था, 1 अपॉन रूट म्यू एप्सिलॉन। यहाँ पर हम म्यू की और एप्सिलॉन की वैल्यू रख देते, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट म्यू आर एप्सिलॉन आर।
तो 1 अपॉन अगर इसको ऐसे लिखे हम 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर डॉट में वापस 1 अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन आर, तो ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, सी की। तो यहाँ पर सी अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन आर, ये भी अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू देखें तो ये भी हो सकती है, और एक हमारे पास ये है। यहाँ पर अगर म्यू आर की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो सी वी इज इक्वल टू क्या जाएगा, सी अपॉन रूट एप्सिलॉन आर। और एक अगर एन की वैल्यू देखें तो वो होती है सी अपॉन वी। एन यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक हमारा क्या आता है, सी अपॉन वी। तो यहाँ पर हम अगर वी की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगी, एन इज इक्वल टू सी अपॉन ये वाला इक्वेशन है कि, और ये जो इक्वेशन होती है उसको बोलते हैं मैक्सवेल रिलेशन। इस इक्वेशन को बोलते हैं मैक्सवेल रिलेशन। ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, जो कि एप्सिलॉन आर यानी कि जो रिलेटिव हमारी परमिटिविटी है उसके इक्वल होता है। उसका जो स्क्वायर होता है वो रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होता है। तो ये जो हमारा टॉपिक था वो था नॉन कंडक्टिंग मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके आगे हम वापस इसकी ट्रांसवर्स नेचर और पॉइंटिंग वेक्टर, एनर्जी डेंसिटी सब कैलकुलेट करेंगे।